दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे एक 18 साल की लड़की की मौत उसी के घर में हो जाती है और फिर आगे ये केस सीबीआई तक पहुंच जाता है। क्या सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेमी फर्नांडिस नाम की एक महिला को देखते हैं। दरअसल रेमी पिछले 30 साल से डॉक्टर सचिन के घर में काम करती है और हम देखते हैं सुबह सुबह रेमी डॉक्टर सचिन की बेटी आयशा को नींद से उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है बेड पे आयशा की लाश पड़ी हुई है। ये देख के रेमी डर जाती है और इसके बारे में सबको बता देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और क्राइम स्पॉट का अच्छे से तलाशी लेते हैं और तभी हम देखते हैं आयशा की माँ डॉक्टर आरती अभी घर पहुंचती है। दरअसल ये एक सर्जरी करने के लिए बाहर गई हुई थी और कल रात वहीं पे थी और अभी जब वो घर पहुंचते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है कि कल रात किसी ने आयशा का खून कर दिया है। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती हैं और बहुत रोने लगती हैं। फिर इंस्पेक्टर संतोष एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर सचिन से पूछते हैं कि कल रात आप कहाँ पे थे। तो डॉक्टर सचिन कहते हैं कल रात 11 बजे तक मैं एक होटल में था, थोड़ा बहुत पी भी रखा था, फिर मैं वहाँ से घर आ गया और सो गया। इसके बाद क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल जब मैं नशे में होता हूँ अगले दिन सुबह मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर इंस्पेक्टर संतोष डॉक्टर सचिन को एक पेन दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। दरअसल ये पेन उन्हें आयशा की कमरे से मिला था। तो डॉक्टर सचिन कहते हैं कि ये पेन मेरी बेटी की होगी। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं पर मुझे नहीं लगता कि ये पेन एक कॉलेज स्टूडेंट का होगा क्योंकि ये बहुत महंगी पेन है। फिर इंस्पेक्टर उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं। फिर इंस्पेक्टर रेमी से पूछताछ करते हैं तो वो कहती है सर पिछले 30 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ। जब आयशा बेबी छोटी थी मैं तब से उनकी ख्याल रख रही हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर सचिन के क्लिनिक में नर्स का काम भी करती हूँ। फिर इंस्पेक्टर जब डॉक्टर आरती से पूछते हैं तो वो कहती हैं कि मैं कल घर पे नहीं थी, मैं एक सर्जरी के लिए घर से बाहर थी। तभी रेमी को याद आता है इनके घर में चेतन नाम का एक नौकर भी काम करता है पर आज सुबह से वो कहीं भी नजर नहीं आया है। फिर डॉक्टर सचिन कहते हैं सर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है चेतन ने ही मेरी बेटी का खून किया है, आप प्लीज जल्द से जल्द उसे पकड़िए। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं आपने चेतन को किसके कहने पे काम पे रखा था। तो डॉक्टर सचिन कहते हैं सुधाकर नाम का एक टिफिन वाला है, वो पिछले कई सालों से मेरे क्लिनिक में खाना सप्लाई करता है, उसी ने इस चेतन के बारे में मुझे कहा था। दरअसल चेतन उसका साला है और वो उसके लिए काम ढूंढ रहा था, तब मैंने चेतन को काम पे रख लिया। फिर इंस्पेक्टर बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कल रात 11 बजे आयशा मैडम की दोस्त रियाज इस बिल्डिंग में आया था और लगभग ठीक 1 घंटे के बाद डॉक्टर सचिन भी घर आ गए थे। फिर कुछ टाइम बाद रियाज बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वो जख्मी था और उसकी बाजू में पट्टी बंधा हुआ था। फिर इंस्पेक्टर रियाज के घर जाते हैं पर रियाज घर पे नहीं होता है। फिर इंस्पेक्टर जब रियाज के बारे में उसके पापा से पूछते हैं तो वो कहते हैं रियाज कहाँ है ये हमें नहीं पता है। तो इंस्पेक्टर उन्हें बता देते हैं कि बाजू वाली बिल्डिंग में आयशा नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया है और मर्डर के टाइम रियाज आयशा के कमरे में था। अगर वो आपको कॉल करेगा तो उसे जल्द से जल्द सरेंडर होने के लिए कहना। फिर थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के कूड़ा साफ करने वाली को डस्टबिन में एक शर्ट मिलता है। वो देखती है इस शर्ट में खून लगा हुआ था। फिर वो ये बात पुलिस को बता देती है। फिर हम देखते हैं क्योंकि पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है तो डॉक्टर सचिन और आरती ने ये डिसाइड किया है कि अगले कुछ दिनों के लिए ये दोनों आरती के घर वालों के साथ रहेंगे। फिर वो यहाँ से बस जा ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर हंसल और उनकी पत्नी बृंदा से होती है। दरअसल डॉक्टर हंसल और सचिन अच्छे दोस्त होते हैं। डॉक्टर हंसल आयशा की
मौत का दुख जताते हैं। फिर हम देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं आयशा की हाथ के खरोंच ये बता रहे हैं कि उस रात आयशा के किसी के साथ हाथापाई हुई थी। फिर डॉक्टर बाकी रिपोर्ट्स भी इंस्पेक्टर को दे देते हैं और अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर सचिन अभी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अचानक से इंस्पेक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर सचिन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं अदालत में सरकारी वकील ये कहता है कि ये केस बहुत ही सिंपल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आयशा की नाखून से एक स्किन का टुकड़ा मिला था और ये किसी और का नहीं डॉक्टर सचिन का है और डॉक्टर सचिन के पीठ में भी खरोंच के निशान हैं और पुलिस को आयशा की रूम से जो पेन मिला था उसमें भी डॉक्टर सचिन का ही फिंगरप्रिंट है। और एक बात, आयशा 1 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो उस रात हुआ कुछ ऐसा होगा जब डॉक्टर सचिन दारू के नशे में घर आते हैं तो वो अपनी बेटी को उस रियाज के साथ देखते हैं। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बात हाथापाई तक आ जाता है। फिर रियाज यहाँ से किसी तरीके से बच के भाग जाता है पर डॉक्टर सचिन का गुस्सा शांत नहीं होता है और उनकी बेटी उस गुस्से का शिकार होती है और डॉक्टर सचिन उसे जान से मार डालते हैं। फिर वो अपने घर के नौकर चेतन को बहुत सारे पैसे देके यहाँ से भगा देते हैं ताकि पुलिस का सारा शक चेतन के ऊपर जाएगा और डॉक्टर सचिन बच जाएंगे। फिर हम देखते हैं अदालत में डॉक्टर सचिन को दोषी माना जाता है और उन्हें सजा हो जाता है। ये देख के डॉक्टर आरती बहुत रोने लगते हैं। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस जाते हैं और कहते हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ हुआ है। पुलिस बहुत ही जल्दबाजी में उनकी पति को दोषी मान लिया और अदालत में भी बहुत जल्दबाजी में इस केस की सुनवाई हुई है। प्लीज आप इस केस को एक बार फिर से सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करवाइए। तो डॉक्टर आरती के कहने के मुताबिक ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और इस केस को सीबीआई ऑफिसर सुनील सर लीड करते हैं। वो सबसे पहले डॉक्टर सचिन के घर जाते हैं और दोबारा अच्छे से तलाशी लेते हैं। तो सुनील सर को डॉक्टर सचिन के रूम से एक सर्जिकल किट मिलता है जिसके अंदर कुछ सर्जिकल नाइफ होते हैं। वो देखते हैं सब कुछ अपने अपने जगह पे सही से होते हैं पर एक नाइफ बाहर बस रखा हुआ होता है। सुनील सर को ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद उन्हें पता चलता है उस सर्जिकल नाइफ में डॉक्टर सचिन और आयशा दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं पर उस सर्जिकल नाइफ में ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। शायद जहाँ पे खून लगा था उसे अच्छे से धो दिया गया है। फिर सुनील सर रेमी से पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा कमरा आयशा के कमरे के ठीक नीचे है, क्या रात को तुमने किसी प्रकार का कोई आवाज सुना था? तो रेमी कहती है हाँ सर, एक बहुत ही हल्का सा आवाज सुनाई दिया था। जब कोई फर्नीचर खिसकाते हैं ना तब जैसा साउंड आता है बिल्कुल वैसा ही साउंड थोड़ी देर के लिए मैंने कल रात को सुना था। फिर हम देखते हैं सुनील सर डॉक्टर हंसल के घर जाते हैं और उन्हें कहते हैं मैंने सुना है आप और डॉक्टर सचिन बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तो डॉक्टर हंसल कहते हैं हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सुनील सर यहाँ पे एक राज का खुलासा करते हैं। दरअसल डॉक्टर सचिन और डॉक्टर हंसल की पत्नी बृंदा का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा होता है और प्रूफ की तौर पे सुनील सर कॉल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं और कहते हैं जिस रात आयशा का मर्डर हुआ उस रात आप और सचिन एक होटल में रुके थे। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर हंसल चौंक जाते हैं और वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर यह सच नहीं होता है, डॉक्टर हंसल को भी इन दोनों के बारे में पता होता है। फिर सुनील सर कहते हैं आप दोनों को एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उस होटल से सब पता कर लिया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सुनील सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस होटल में गए थे और फिर बृंदा और सचिन के फोटो दिखा के उनके बारे में पूछताछ करते हैं। उस दिन इस होटल में सबसे पहले बृंदा आई थी पर यह बंदा आने से पहले यहाँ पे एक और बंदा आया था। दरअसल उसे ये पता करना था कि किसी बृंदा के नाम से रूम बुक किया गया है या नहीं। फिर सुनील सर डॉक्टर हंसल का फोटो दिखा के पूछते हैं क्या वो बंदा ये था? तो होटल वाला कहता है हाँ सर, यही बंदा था। फिर सुनील सर कहते हैं ये बंदा यहाँ से कब गया? तो होटल वाला कहता है दरअसल ये बंदा लॉबी में बैठ के किसी का इंतजार कर रहा था पर कुछ देर बाद डॉक्टर सचिन का एक लड़के के साथ हाथापाई हो जाता है
और उसी दौरान वो बंदा यहाँ से चला गया। फिर सुनील सर कहते हैं डॉक्टर सचिन का जिस बंदे के साथ हाथापाई हुआ था, क्या वो बंदा भी यहाँ पे रूम बुक किया था? तो होटल वाला कहता है हाँ सर। तो सचिन सर कहते हैं क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? तो होटल वाला कहता है सर यहाँ पे हर दिन बहुत सारे लोग रुकते हैं, मैं पर्सनली हर किसी को नाम से नहीं जानता। उस दिन जितने भी लोग यहाँ पे रुके थे मैं आपको उन सबका नाम बता सकता हूँ। फिर वो बंदा एक एक करके सबका नाम लेता है और उनमें से एक नाम रियाज का होता है। रियाज का नाम सुनते ही सुनील सर ये समझ जाते हैं कि उस दिन डॉक्टर सचिन का झगड़ा किसके साथ हुआ होगा। फिर सुनील सर रियाज का फोटो दिखा के पूछते हैं क्या इसके साथ कोई लड़की भी थी? तो वो होटल वाला कहता है हाँ सर, एक लड़की थी। फिर हम देखते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। बृंदा पहले से ही अपने कमरे में थी। फिर डॉक्टर सचिन होटल में आते हैं और वो बस बृंदा के पास जा ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर रियाज के ऊपर पड़ता है और रियाज के साथ उनकी बेटी आयशा भी थी। ये देख के डॉक्टर सचिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रियाज को एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसे उनकी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो रियाज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी डॉक्टर सचिन के ऊपर हाथ उठा देता है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई भी होता है, पर अंत में डॉक्टर सचिन आयशा को अपने साथ घर ले जाते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं। सुनील सर डॉक्टर हंसल से कहते हैं हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। जिस रात आयशा का मर्डर हुआ उस रात लगभग 11 बजे आपने डॉक्टर सचिन को कॉल किया था। दरअसल उस रात हुआ कुछ यूं होगा, डॉक्टर सचिन आयशा को घर ले आते हैं और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कमरे में बंद करके वो वापस उस होटल में चले जाते हैं क्योंकि बृंदा वहाँ पे सचिन का इंतजार कर रही थी। और एक बात, आपके यहाँ से आयशा की बेडरूम साफ नजर आता है और उस रात रियाज जब आयशा से मिलने उसके घर आया था तब आपने उसे देख लिया था और फिर आपने सचिन को कॉल करके ये बता दिया कि रियाज भी आयशा के कमरे में है ताकि डॉक्टर सचिन बृंदा को वहाँ पे छोड़ के घर वापस आ जाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर सचिन बहुत ही गुस्से में उस होटल से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर हंसल कहते हैं आप ये क्या कह रहे हो, मैं क्या मेरे दोस्त को ऐसे कॉल भी नहीं कर सकता? फिर सुनील सर यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो आयशा की माँ डॉक्टर आरती से मिलने जाते हैं और उनके साथ आयशा की कुछ दोस्त से भी मिलने जाते हैं और रियाज के बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं सर वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, हर रोज वो किसी ना किसी के साथ मारपीट करता रहता है, वो एक नंबर का गुंडा है। फिर हम देखते हैं सुनील सर अपने जूनियर से कहते हैं हो सकता है रियाज ने आयशा का मर्डर किया हो या फिर चेतन को पैसा दे के मर्डर करवाया हो, हमें जल्द से जल्द चेतन को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम ये केस सॉल्व कर पाएंगे। फिर सुनील सर उनकी जूनियर को चेतन के जीजा सुधाकर के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। सुधाकर सुबह के 4 बजे एक टिफिन के साथ घर से बाहर निकलता है और फिर ट्रेन से और बाद में ऑटो लेके वो कन्हेरी केव्स पहुंच जाता है। सुनील सर अपने जूनियर के साथ उसे फॉलो करते हुए वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुधाकर अपने साथ लाया हुआ टिफिन को वहाँ पे रख देता है और खाली टिफिन को अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक से एक बंदा सुनील सर के ऊपर चाकू से हमला करता है। सुनील सर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो चाकू नीचे गिर जाता है। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई चल ही रहा होता है, तभी पीछे से एक और बंदा आता है और वो उस चाकू को उठा के सुनील सर के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुनील सर उस टिफिन को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब वो उस टिफिन को खोल के उसको चेक करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है टिफिन के अंदर बीफ करी होता है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि जरूर ये खाना रियाज के लिए ही ले जाया गया था। फिर सुनील सर अपने जूनियर से कहते हैं जल्दी जाओ और सुधाकर को उठा के मेरे पास ले आओ, मुझे उससे पूछताछ करनी है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेन से गिरने के कारण सुधाकर की मौत हो गई है। तो सुनील सर तुरंत उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे सुधाकर की लाश मिला है। फिर वो पूछते हैं क्या लाश के पास से किसी को कोई टिफिन मिला है? तो वो लोग कहते हैं जी नहीं, लाश के पास कोई भी टिफिन बॉक्स नहीं था। ये सुनने के बाद सुनील सर ये समझ जाते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है।
फिर सुनील सर रियाज के एक दोस्त के ऊपर नजर रखते हैं और उसे रियाज के साथ बात करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर वो बंदा इन्हें रियाज का पता बता देता है जहाँ पे वो अभी छुप के बैठा हुआ है। फिर सुनील सर अपने जूनियर के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो रियाज को बस अरेस्ट करने वाले ही होते हैं, तभी वो अपने बैग से गन निकालता है और इनके ऊपर हमला करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। पर सुनील सर उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी अचानक से इनके ऊपर गोली चलती है। सुनील सर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये गोली चल कहाँ से रही है। शायद कोई है जो सुनील सर को जान से मारना चाहता है। फिर सुनील सर एक जगह पे छुप जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के रियाज यहाँ से भाग जाता है। पर कुछ देर बाद पुलिस को रियाज की लाश मिलती है। दरअसल किसी ने उसका मर्डर कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं सुनील सर सुधाकर के घर जाते हैं और उसके घर का अच्छे से तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक बॉक्स के अंदर कुछ चांदी के चम्मच मिलते हैं। फिर उन्हें याद आता है उन्होंने यही सेम स्टाइल का चम्मच डॉक्टर सचिन के घर में देखा था। इसका मतलब ये है जरूर चेतन ने ही वहाँ से ये चम्मच चुराया होगा। फिर सुनील सर वापस डॉक्टर सचिन के फ्लैट में जाते हैं और फिर से चेतन के कमरे में जाते हैं। तभी अचानक से उनकी नजर वहाँ पे रखी हुई जूतों के ऊपर पड़ता है। तो सुनील सर सोचते हैं अगर चेतन अपना सारा सामान लेके यहाँ से भाग गया है तो फिर वो ये जूते यहाँ पे क्यों छोड़ के गया। तभी सुनील सर को याद आता है कि रेमी ने उन्हें कहा था उस रात उसे फर्नीचर खिसकाने का आवाज सुनाई दिया था। फिर सुनील सर तुरंत आयशा के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे एक जगह पे कुछ फर्नीचर रखे हुए होते हैं, तो वो उन्हें वहाँ से हटा देते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ पे एक बक्सा जैसा कुछ होता है। फिर वो जैसे ही उसे खोलते हैं उन्हें वहाँ पे चेतन का सड़ा हुआ लाश मिलता है। मतलब चेतन यहाँ से कभी भागा ही नहीं था। दरअसल आयशा के साथ उस रात चेतन भी मारा गया था। फिर हम देखते हैं सुनील सर डॉक्टर सचिन के माता पिता से मिलने जाते हैं। सुनील सर उन्हें इस केस के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं आपको क्या लगता है ये काम किसने किया होगा। तो सचिन सर के पापा कहते हैं मुझे रेमी के ऊपर पूरा शक है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। फिर सुनील सर यहाँ से चले जाते हैं और रेमी को पुलिस स्टेशन बुला के उससे पूछताछ करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा सुनील सर का जूनियर सुधाकरन का पीछा कर रहा था, तो उसी दौरान वो रेलवे स्टेशन में रेमी को भी देखा था। रेमी कहीं पे जा रही थी। तो अभी सुनील सर रेमी से पूछते हैं कि तुम उस दिन ट्रेन से कहाँ जा रही थी। तो रेमी कहती है सर मैं मेरी माँ से मिलने जा रही थी, वो एक ओल्ड एज होम में रहती है। पर सुनील सर का शक अभी भी रेमी के ऊपर ही होता है। फिर वो रेमी का फुल मेडिकल चेकअप करवाते हैं। मेडिकल चेकअप से ये पता चलता है कि रेमी सेक्सुअली एक्टिव है और एक बार बच्चा भी पैदा कर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बृंदा एक टॉप क्लास वकील को डॉक्टर सचिन के केस लड़ने के लिए राजी कर लेती है। इस बार डॉक्टर सचिन का वकील कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपनी बेटी को उसकी प्रेमी के साथ देख के डॉक्टर सचिन को गुस्सा आ गया होगा और वो अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसे मारे होंगे और इसी दौरान हाथापाई भी हुआ होगा और ऐसे ही एक दूसरे के शरीर में खरोंच आ गए होंगे। बस एक खरोंच से डॉक्टर सचिन दोषी साबित नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसे ही एक केस अदालत में कुछ दिन तक चलता है और आखिर में डॉक्टर सचिन को बेल मिल जाता है। ये देख के डॉक्टर आरती और बृंदा बहुत खुश हो जाते हैं। पर इस बार डॉक्टर सचिन आरती को ये साफ साफ कह देते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं बृंदा से प्यार करता हूँ, मैं बस आयशा के लिए तुम्हारे साथ रहता था ताकि आयशा की शादी में कोई भी दिक्कत ना आए, और अब जब आयशा ही नहीं रही तो ये रिश्ता किस काम का। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर आरती शॉक हो जाती है और रोने लगती है। वो डॉक्टर सचिन से कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, बृंदा तुम्हारा फायदा उठा रही है। पर डॉक्टर सचिन आरती की बात को नहीं मानते हैं और बृंदा के साथ वापस उसी होटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुनील सर रेमी की माँ से मिलने जाते हैं। रेमी की माँ को डिमेंशिया की बीमारी है, वो ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। सुनील सर उन्हें पूछते हैं कि आपकी बेटी रेमी आखिरी बार आपसे मिलने कब आई थी। तो वो कहती हैं उसकी पति उसे यहाँ पे आने नहीं देता है।
तो सुनील सर उन्हें रेमी के पति के बारे में पूछते हैं, पर रेमी की माँ कुछ भी जवाब नहीं देती है और वापस से सब कुछ भूल जाती है। फिर सुनील सर यहाँ से बस जाने ही वाले होते हैं, तभी उनकी नजर दीवार पे लगी हुई एक फोटो पे पड़ती है। तभी रेमी की माँ कहती है, ये मेरी बेटी की फोटो है, वो अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। फिर सुनील सर यहाँ से चले जाते हैं और अपनी जूनियर को कॉल करके कहते हैं, मुझे लगता है सुनील की जान को अभी खतरा है, तुम तुरंत वो जिस होटल में रुका हुआ है वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। सुनील सर जब होटल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं डॉक्टर सचिन ने सुसाइड कर लिया है। सबको लगता है शायद अपने बेटी को खोने के गम में इन्होंने सुसाइड कर लिया है। फिर सुनील सर कहते हैं, क्या इस रूम की डुप्लीकेट चाबी आपने किसी को दिया था? तो होटल मैनेजमेंट कहते हैं, नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। फिर अगले दिन सुनील सर इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को एक जगह पे बुलाते हैं। उस दिन हुआ कुछ यूं होगा, डॉक्टर हंसल के कॉल करने के बाद डॉक्टर सचिन जल्दबाजी में घर आ जाते हैं। उस वक्त वो बहुत नशे में होते हैं। फिर वो अपने बैग से एक सर्जिकल नाइफ निकालते हैं और फिर वो आयशा के कमरे में जाते हैं और रियाज के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में रियाज के बाजू में चोट लग जाती है। फिर डॉक्टर सचिन रियाज के ऊपर हावी होने लगते हैं। आयशा अपने पापा को रोकना चाहती है पर वो रोक नहीं पाती है। फिर वो एक प्लास्टिक बॉक्स को डॉक्टर सचिन के सर पे जोर से मारती है, जिसके कारण डॉक्टर सचिन बेहोश हो जाते हैं। फिर आयशा अपनी दुपट्टा को चीर के रियाज के बाजू में बांध देती है और जल्दबाजी में रियाज यहाँ से चला जाता है। दरअसल डॉक्टर सचिन जब बहुत ही नशे में होते हैं, अगले दिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं, डॉक्टर हंसल आयशा के मर्डर के लिए रेमी के ऊपर शक करते हैं, पर सुनील सर कहते हैं ये नहीं हो सकता है, एक माँ अपनी बेटी को नहीं मार सकती है। फिर यहाँ पे एक राज का खुलासा होता है। दरअसल रेमी सचिन को कॉलेज के टाइम से जानती है, वो तब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर सचिन की शादी आरती के साथ हो जाता है। पर शादी के बाद भी वो एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। फिर एक दिन रेमी डॉक्टर सचिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद डॉक्टर सचिन उसे बच्चा गिराने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आरती के साथ उनकी शादी के 3 साल बाद भी इन्हें कोई भी बच्चा नहीं होता है। दरअसल प्रॉब्लम आरती में है। डॉक्टर के मुताबिक आरती कभी भी मां नहीं बन सकती है। फिर जब रेमी को बच्चा होता है तब सचिन सर आरती से कहते हैं वो अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद ले रहे हैं। फिर वो एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। फिर बाद में जब उन्होंने अपना क्लिनिक खोला तो रेमी को नर्स की तौर पे ले गए और साथ ही साथ उसे आयशा की आया बना देते हैं। सचिन को इन सब से बचाने के लिए सचिन का वो शर्ट जिसमें रियाज का खून लगा हुआ था वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। दोस्तों, आपको याद होगा ओल्ड एज होम में सुनील सर ने रेमी की एक जवानी का फोटो देखा था। दरअसल उस फोटो में जो रेमी की चेहरा है वो अभी आयशा की चेहरा से मैच कर रहा था। यहीं से सुनील सर को ये पता चल जाता है कि आयशा डॉक्टर आरती की नहीं, रेमी की बेटी है। फिर सुनील सर आरती से कहते हैं, आपने हम सब से झूठ क्यों कहा? आपने हमें कहा था कि आप उस रात घर पे नहीं थे, पर यह बिल्कुल झूठ है। दरअसल आप जिस सर्जरी के लिए गए थे, पेशेंट की हालत बहुत खराब होने के कारण आपके पहुंचने से पहले ही एक जूनियर डॉक्टर को वो सर्जरी करना पड़ा, जिसके चलते आप घर जल्दी वापस आ जाती हैं। आप जिस टैक्सी से घर आए थे उसकी एजेंसी से हमने ये पता कर लिया है कि आप लगभग 11:45 तक घर पहुंच गई थी, पर आपको घर के अंदर आते वक्त किसी ने भी नहीं देखा था। आप जब बाथरूम में होते हैं तभी ये रियाज वाला कांड हो जाता है। फिर रियाज और आयशा डॉक्टर सचिन को लाके उनके बेड के ऊपर लेटा देते हैं। फिर आप जब बाथरूम से बाहर निकलती हैं सचिन को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं और रियाज और आयशा को भी यहाँ से जाते हुए देख लेती हैं। आपको लगा कि बदला लेने का ये सही मौका है, क्योंकि अब तक आपको सचिन और रेमी के रिश्ते को लेके शक हो गया था और आपको ये लगने लगा था कि आयशा भी रेमी की ही बेटी है। फिर आप एक सर्जिकल ब्लेड लेके आयशा की कमरे में जाती हैं और उसकी गला काट के उसे मार डालते हैं। फिर जब आप आयशा की कमरे से बाहर आ रही थी तभी आपको चेतन देख लेता है। फिर आप उसे बहुत सारे पैसों का लालच देते हो और वो
आपका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर आप उससे उस सोफे को खिसका के उस बॉक्स को ओपन करवाती हो और फिर आप चेतन को भी जान से मार डालती हो और फिर चेतन के लाश के साथ साथ उसके सारे सामान को भी वहीं पे छुपा देती हो और फिर वापस सोफे को खिसका के उसके ऊपर रख देती हो। और यही सोफे खिसकाने का आवाज रेमी ने सुना था और फिर अब वापस रात को ही इस फ्लैट से निकल के चली जाती हो। दरअसल आपको अंदर आते वक्त और जाते वक्त किसी ने भी नहीं देखा था और हाँ, सचिन को भी आपने ही मारा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल डॉक्टर आरती सचिन से मिलने उस होटल में जाते हैं। दरअसल वो डिवोर्स पेपर में साइन करने के लिए गई थी, पर मौका मिलते ही वो सचिन को भी मार डालती है। फिर रियाज के पापा कहते हैं तो फिर मेरे बेटे को किसने मारा? तो सुनील सर कहते हैं आपके बेटे को इंस्पेक्टर संतोष ने मारा है। दरअसल शुरू से ही डॉक्टर आरती ने संतोष को पैसे दे के खरीद लिया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन रियाज इंस्पेक्टर संतोष से मिलने जाता है और कहता है आयशा को उसके पापा नहीं मारा है और मुझे उसका बदला लेना है। मैं डॉक्टर सचिन को जान से मार डालूंगा। तो इंस्पेक्टर संतोष रियाज को बैकअप की तौर पे रखते हैं। अगर अदालत से सचिन को सजा नहीं मिलती है तो फिर वो रियाज का यूज करेंगे और रियाज तक खाना पहुंचाने का काम सुधाकर को देते हैं। फिर जब हमने सुधाकर का पीछा किया तो इंस्पेक्टर संतोष को लगा कि उनका राज खुलने वाला है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उस दिन सुनील सर के ऊपर हमला करने वाले वो दोनों कोई और नहीं, इंस्पेक्टर और रियाज थे। फिर जब इंस्पेक्टर को लगा कि सुधाकर उसके लिए खतरा बन सकता है तो वो उसे जान से मार डालता है। उस दिन जब मैं रियाज को पकड़ रहा था, हम पे गोली चलाने वाला कोई और नहीं, यही इंस्पेक्टर संतोष था। फिर बाद में जब उसे लगा कि रियाज उसके लिए खतरा बन सकता है, उसने रियाज को भी जान से मार डाला। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर संतोष कहते हैं आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है या फिर ऐसे ही कहानी सुना रहे हो? तो सुनील सर उसे कहते हैं जब तुम एक बार सीबीआई का मार खाओगे तो तुम खुद सबूत बन जाओगे। फिर हम देखते हैं आरती और संतोष को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर कर दें तो फिर ये मूवी आपको अच्छी ही लगी होगी। जैसे कि इतनी बड़ी होटल में एक सीसीटीवी नहीं था, ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रही है। और हाँ, ये मूवी आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। बस इस मूवी का नाम लिख के सर्च कर दो, पूरा मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।